ठीक है। कहाँ तक थे बेटा बताएं जी। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव की रीत पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, है ना बेटा, आर्टिकल 5(5) पे। तो इसमें हम लोगों ने कुल मिला जुला के दो शब्द देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, एक तो ये है बेटा, और दूसरा कि जो भी करेगा वो कैसे करेगा। तो 5(4) में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, और 5(5) में बताया गया कि जो भी चुनेंगे वो इस तरह से चुनेंगे। तो उसमें तरीका बताया गया बेटा 55 में, जिसमें कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसकी पूरी मीनिंग मैंने कल आपको विस्तार से बताई। तो उसमें कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब मैंने बताया कि व्यक्ति एक वोट देगा परंतु एक वोट नहीं गिना जाएगा, एक अनुपात में निकाला जाएगा। निकालने का बड़ा स्पष्ट फार्मूला है, क्लियर है बेटा। पहले राज्यों का निकाल लेंगे, जब सब राज्यों का हो जाएगा तो फिर संसद के एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। उसका तरीका है प्रत्येक राज्य का मत मूल्य जोड़ लेंगे और बटे जितने निर्वाचित सांसद हैं उनकी संख्या से भाग दे देंगे। हाँ, यहाँ हजारों हजार का गुणा नहीं करना होता है। जो मैंने बताया था कि अमूमन 708 के आसपास रहता है, और प्रदेशों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का रहता है, सबसे कम सिक्किम का रहता है, लगभग वही रहता है। कभी बाई द वे कुछ विसंगति अगर हो गई तो अंतर आता है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं आता। ये हो गया बेटा। अब थोड़ा सा देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है, इसको हेल्ड कौन कराता है। अभी निरंतर मैं देख रहा हूँ यूपी पीसीएस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और मुझे लगता है कि सिविल में भी पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को लेकर। देखा आपने क्वेश्चन, कई पॉइंट बनाए गए थे, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था, तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे बेटा। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ नियमावली में परिवर्तन हुआ है, तो उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि संविधान में सीधे सीधे वो चीजें दिखती नहीं और पूछते जरूर हैं ये, तो थोड़ा सा इसको समझिए। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया और कहा गया कि भाई 4 सेटों में नामांकन पत्र राष्ट्रपति भरेंगे, यानी 4 प्रति में नामांकन पत्र भरेंगे। एक प्रति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुमोदक प्रस्तावक कौन होते हैं? अरे भाई, कुछ लोग प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग अनुमोदन करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया कि भाई 4 नामांकन सेट में पर्चा भरा जाएगा। एक नामांकन सेट पे कम से कम किसी एक पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी वो कहें कि भाई हम सहमत हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। ये 50 कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता ही अनुमोदक प्रस्ताव बनेगा ना, कि कोई इधर उधर का आदमी क्यों बनेगा। जैसे आप स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, महामंत्री का, कुछ भी, तो उस पर भी अनुमोदक प्रस्तावक होते हैं। और कौन बनेगा? स्टूडेंट बनेगा भाई, जो चुनाव दे रहा वो नेताजी थोड़ी बनेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बेटा ये संशोधन किया गया। साथ में कहा गया कि 15,000 रुपए जमानत राशि जमा होगी, सिक्योरिटी जमा होगी। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं, सबको सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। अमाउंट सबका अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के लिए सिक्योरिटी कितनी है बेटा? 15,000 रुपए। फिर आप चुनाव लड़ोगे। शर्त यह है कि अगर कुल मतों का 1/6 से कम वोट पाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। वो आप सुनते हो ना कि चुनाव लड़े थे और ऐसा लड़े कि जमानत ही जब्त हो गई। ये बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। चुनाव हारना जीतना तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब ये बोला जाता है कि चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो गई तो बड़ी बेइज्जती होती है। देखिए, 10-15 हजार रुपये कोई बड़ी चीज नहीं। सांसद का चुनाव होता है बेटा, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन जब ये मेडल लग जाता है साथ में,
कि जमानत जब्त हो गई ना तो बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि 10-15 हजार रुपए का ही मामला है, लेकिन इज्जत का मामला ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा नोट करो बेटा, एक नोट बना के पहले नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अधिनियम में 97 में परिवर्तन किया गया। 97 मतलब 1997 में परिवर्तन किया गया। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों को गुड मॉर्निंग, देर से ही सही लेकिन गुड मॉर्निंग। हो गया बेटा, परिवर्तन किया गया। तो क्या परिवर्तन किया गया बेटा, जरा क्रम से लिखें। और जो ये बता रहे हैं ये थोड़ा जरूरी है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हो क्या रहा है कि मुख्य धारा में हम गंभीरता से बने हुए हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, और वो ब्रांचेस से चीजों को पूछ रहे हैं। उनको पता है कि मुख्य धारा में बड़ी मजबूती से आप हैं, और थोड़ा ब्रांच की तरफ अगर निकले पूछें तो बस वही काम गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। सब पे ध्यान देना होगा बेटा। लिखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र 4 सेटों में भरा जाना चाहिए। नामांकन पत्र कितने बेटा? 4 सेटों में भरा जाना चाहिए। 4 सेट माने 4 प्रति। क्लियर हुआ? अब कल को आपसे यही पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या सही है, कुछ पॉइंट बनाने लगेगा। 2 प्रति में भरा जाएगा, एक ही प्रति में भरा जाएगा, तो 4 सेट में भरा जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक प्रति पर 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक के क्या बेटा? हस्ताक्षर होने चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो क्लियर ना हो, फैक्ट है, तथ्य है जो आपको समझना है ना बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। कितना बेटा? 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यदि निर्वाचन में कुल वैध मत का कितना बेटा? कुल वैध मत का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो कुल वैध मत का कितना बेटा? 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जब्त मतलब लौटाई नहीं जाती है। क्लियर हुआ बेटा? अब एक नेक्स्ट पॉइंट और बनाओ। हाँ, इसको लेके अभी फिर मैंने एक प्रश्न देखा था, इसमें भी कुछ हमारे तथाकथित योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। मैंने ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप गलती करोगे तो कंपटीशन में कहाँ स्पेस है बेटा आपके लिए। तो क्या पूछा गया था, देखो हमारे यहाँ 2 निर्वाचन आयोग हैं, चुनाव आयोग 2 हैं बेटा, है ना? एक को हम खाली निर्वाचन आयोग कह देते हैं या मुख्य निर्वाचन आयोग कह देते हैं। तो एक तो हम लोगों का है क्या बेटा? निर्वाचन आयोग, और एक के साथ लगा होता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं बेटा?
राज्य निर्वाचन आयोग। और मुझे याद है कि मैं हमेशा इस पे चर्चा कर देता हूं, वहां भी चर्चा मैंने किया था और ये क्वेश्चन आया, कई मित्र हमारे गलत करके चले आए। तो ध्यान से सुनिए, संवैधानिक निकाय दोनों हैं, यानी दोनों की चर्चा संविधान में की गई है। इसकी चर्चा तो भाग 9 में की गई है, 243 के सब क्लास में किया गया है। इसकी चर्चा तो की गई है अनुच्छेद 324 में, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई। अब जाहिर सी बात है, ये आयोग है तो इनके जिम्मे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो मुख्य निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन आयोग है, ये किसका किसका चुनाव कराता है, तो संख्या अनंत नहीं है बेटा, याद किया जा सकता है। ये चुनाव कराता है राष्ट्रपति का, ये चुनाव कराता है उपराष्ट्रपति का, ये चुनाव कराता है लोकसभा का, ये चुनाव कराता है राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद, यानी एमएलए और एमएलसी का चुनाव कराता, बस इतना चुनाव ये कराता है। ये संख्या कोई बड़ी अनंत तो नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, बस। अब एक चुनाव होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना स्थानीय निकायों का चुनाव, जो अभी हुआ कुछ दिन पहले। वो सारे चुनाव कराता है कौन? राज्य चुनाव आयोग। यानी पंचायतों का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, यानी स्थानीय निकाय के चुनाव जितने भी होते हैं, उससे मुख्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। एक बात कि जैसे दिमाग में यह भी मत रखिएगा कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है वो केंद्र के चुनाव आयोग की अधीनता में काम करता है। इन दोनों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोनों एकदम स्वतंत्र निकाय हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग है। और ये नहीं कि बड़े अधिकारी हैं और ये छोटे अधिकारी हैं, ये इनको आदेश देते हैं कि ऐसे ऐसे चुनाव कराओ, बिल्कुल नहीं। दे आर बोथ ऑटोनॉमस आइडेंटिटी, ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। क्लियर है बेटा? मुख्य चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग को कोई आदेश निर्देश जारी नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? तो अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? दिख रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है बेटा? निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा कि मैंने अभी बोला कि निर्वाचन खाली राष्ट्रपति का ही थोड़ी कराता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, फलाने का, ढमाके का। तो थोड़ा सा बेटा लिख लो प्लीज, लिखें निर्वाचन आयोग। हाँ, पॉइंट बना के नोट में कैसे भी लिखो, दिमाग में रहना है। निर्वाचन आयोग। क्लियर है बेटा? लिखें, यह राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हो गया बेटा? लोकसभा, ब्रैकेट में एमपी लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। लोकसभा, कामा, राज्यसभा, कामा, विधानसभा, ब्रैकेट में एमएलए, विधान परिषद। ये सब राज्य के चुनाव हैं बेटा। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी कहते हैं। क्लियर है बेटा? का निर्वाचन कराता है। क्या करता है बेटा? निर्वाचन कराता है। क्लियर हुआ? कोई शक? तथ्य है, याद रखना है। दूसरा कि दो निर्वाचन को छोड़ के बेटा चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय भी माना जाता है। भाई संविधान में है
तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, फेयर इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? निर्वाचन आयोग के ऊपर। तो इसको कुछ वैधानिक अधिकार भी दिया गया है बेटा, माने कुछ न्यायिक अधिकार भी दिया गया। जैसे आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र में बड़ा एक गतिरोध चल रहा है, अभी भी चल ही रहा, वो शिंदे की सरकार और उद्धव ठाकरे का कुछ विवाद चल रहा था चुनाव चिन्ह को लेके। पता नहीं आपकी नजर है कि नहीं भाई, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था उसको लेके विवाद हो रहा था। तो वो चुनाव चिन्ह मिल गया सिंधु को। भाई जो पार्टी की पहचान है वो धनुष बाण या क्या जो भी हो, वो चुनाव चिन्ह किसको दे दिया गया? शिंदे को दे दिया गया। उद्धव ठाकरे इसको लेके बड़ा व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये तो शिवसेना का, जब शिवसेना बनाई गई थी तो उसका चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अभी आपने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। ये चुनाव चिन्ह किसका है किसका नहीं है ये फैसला हम नहीं करेंगे। ये फैसला कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग ने फैसला किया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये एकनाथ शिंदे की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलेगा। क्यों? अरे आधे से अधिक विधायक उनके साथ हैं, तो वही ना शिवसेना है। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, व्यवहारिक रूप से ये सबको पता है कि ठाकरे परिवार ने इस पार्टी को बनाया, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं है, बनाया उन्होंने। तो पार्टी जो बनाई जाती है उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके चार्टर बनाए जाते हैं। तो उस चार्टर को जो फॉलो अप करेगा उसकी ना पार्टी हुई। अरे बाला साहब ठाकरे अनंत काल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, वो लोग जिंदा हैं आज तक। लेकिन फिर भी कांग्रेस का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है ना, और कोई ना कोई कौन होता है? सामान्य रूप से गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही अभी तो एक साहब हुए हैं, मुझे लगता है पता नहीं वो हैं भी कि कौन है ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि चुनाव के विषय में कोई भी गतिरोध होगा, कोई भी परेशानी होगी, चुनाव अनफेयर हुआ है, चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, चुनाव चिन्ह है, फलाना है, चुनाव चिन्ह आदि के आवंटन का पूरा उत्तरदायित्व तो किसको होता है बेटा? चुनाव आयोग को होता है। इसमें और कोई दखल नहीं कर सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो हर जगह दखल कर सकता है। मेरिट के आधार पर जब उसको लगेगा कि इनजस्टिस हो रहा है तो करेगा। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि दो चुनाव, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दो चुनाव में अगर ये विवाद हो जाता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसका निर्धारण चुनाव आयोग नहीं करता। इन दो को छोड़ के बाकी जितना नाम आपने लिखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसके निर्वाचन में यदि कोई गतिरोध होता है कि चुनाव में धांधली हुई है, फॉल्स पोलिंग हुई है, गलत वोटिंग हुई है, फलाना हुआ, जो भी एलिगेशन आपको लगाना है लगा सकते हैं। अपील किससे करेंगे आप? चुनाव आयोग से करेंगे। और अंतिम निर्णय किसका होगा? चुनाव आयोग का होगा। लास्ट डिसीजन होगा। वो जो निर्णय लेगा वो लास्ट होगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, इसका निर्धारण चुनाव आयोग नहीं करता है। इसका निर्धारण कौन करता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अभी क्वेश्चन पूछा, ये अब दो एग्जाम में मुझे दिखा था दो तरह से। एक तो राज्यपाल को लेके पूछा, सॉरी उपराष्ट्रपति को लेके पूछा और राष्ट्रपति को लेके पूछा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गतिरोध हो तो उसका निर्णय कौन करेगा बेटा? चुनाव आयोग करेगा। और मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने यह निर्णय कर दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हुआ है, मान लें थोड़ी देर के लिए, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति हैं वो अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, और मान लीजिए कि 4 महीना वो राष्ट्रपति रह चुके, बोल नहीं रहा बेटा, तो 4 महीने राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन किया होगा, तो क्या वो सारे कर्तव्य अवैध हो जाएंगे? यही तो पूछा था ना। जिस तारीख को फैसला आएगा उस तारीख के पहले जो भी निर्णय उन्होंने लिया होगा सब वैध रहेगा। उस तारीख या उसके आगे का जो वो निर्णय लेंगे वो निर्णय वैध नहीं माना। ये स्वाभाविक है, मन भी कह रहा है कि ऐसा ही होना,
निर्णय जब हुआ ही नहीं है तो उसके पहले का कार्य कैसे अवैध कर देंगे आप? जिस तारीख को निर्णय हुआ, तारीख में आज निर्णय हुआ कि मैं अपराधी हूं, तो मैं आज से अपराधी हूं। अभी वो निर्णय आ जाता कि मैं अपराधी नहीं हूं तो नहीं हूं। इसलिए पहले के कार्य की वैधानिकता पे कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे वो उपराष्ट्रपति का। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़िए। हाँ, तो निर्वाचन तो कराता है बेटा निर्वाचन आयोग, ये तय हो गया। लिखें, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, महत्वपूर्ण बेटा, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या बेटा? कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इसका निर्णय यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गतिरोध हो जाए तो इसका निर्णय कौन बेटा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है बेटा? इनके अतिरिक्त अन्य के निर्वाचन में, इसके अतिरिक्त अन्य के निर्वाचन में यदि कोई गतिरोध हो तो इसका निर्धारण स्वयं चुनाव आयोग करता है। यह अंतर बेटा भूलिएगा नहीं, उसका निर्धारण स्वयं कौन बेटा? चुनाव आयोग करता है। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में गतिरोध होगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। ठीक है बेटा? और अभी मैंने बोला कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन से फैसला प्रभावी होगा ना, भूतकाल से जाके लागू नहीं ना होगा फैसला, बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। दूसरा कि निर्वाचन आयोग चुनाव तो कराता है बेटा, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास असंख्य हाथ पैर तो नहीं है, ये आपको पता है। अरबी कुल मिला के जर जमा 3 लोग चुनाव आयोग में, 3 लोग है ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब इतने बड़े इलेक्शन को ये लोग कैसे मैनेज करेंगे? अरे पूरे भारत में चुनाव हो रहा है तो 3 आदमी इसको कैसे मैनेज करेंगे? अरे अभी तो 3 हो गया, पहले तो 1 ही थे। तो इसके लिए बताया गया है कि जब भी चुनाव होगा तो सभी कार्यपालक शक्तियां, जैसे चुनाव की अधिघोषणा जारी हो जाती है वैसे सभी कार्यपालक शक्ति चुनाव आयोग के हाथ में चली आती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में चला आता है बेटा? चुनाव आयोग को। यानी सभी कार्मिकों का वह जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। इवन आपने नोटिस किया होगा कि जब चुनाव की अधिघोषणा जारी हो जाती है तो एक ट्रांसफर पोस्टिंग भी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग करता है। इवन एक दरोगा का एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर भी कोई अधिकारी नहीं कर सकता, वो चुनाव आयोग करेगा। तो चूंकि वो सारा पावर होल्ड कर लेता है, उस समय वो सर्वशक्तिमान होता है और उसमें सस्पेंड कर सकता है, वो बर्खास्त कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, करता भी है। तो इस पूरे सिस्टम का वो उपयोग करे, इसलिए अधिकार उसको दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव तो चुनाव आयोग जरूर कराता है, लेकिन चुनाव अधिकारी कोई और होता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। चुनाव अधिकारी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। तो जब भी कोई चुनाव होता है बेटा, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधान परिषद का हो, जब भी चुनाव आता है जिले का जो डीएम होता है वो बन जाता है चुनाव अधिकारी। नोटिस किया भी होगा आपने कि जो जिलाधिकारी होता है वो बन जाता है चुनाव अधिकारी ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की ओर से वो चुनाव अधिकारी की भूमिका में होता है
और इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव की ड्यूटी वोटी और बाकी चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में होती हैं। चुनाव में जिसकी ड्यूटी लग गई तो लग गई, ड्यूटी आपको करनी ही होगी, क्योंकि इसको कौन मॉनिटर करता है? डीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं को चुनाव अधिकारी, तो चुनाव आयोग जरूर कराएगा, लेकिन चुनाव अधिकारी की भूमिका में चुनाव आयोग कैसे हो सकता है, और वो कैसे इतने चुनाव करा सकता है बेटा? तो जिले के डीएम बन जाते हैं चुनाव अधिकारी। अब प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी कौन होता है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। लिखें, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त शेष निर्वाचन के लिए, शेष मतलब बाकी नाम आप ऊपर लिखे हुए हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त शेष निर्वाचन के लिए संबंधित जिले का जिलाधिकारी, संबंधित जिले का जिलाधिकारी क्या बेटा? निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो जाता है। निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो जाता है। क्लियर है बेटा? हाँ। वही निर्वाचन को संपन्न कराता है। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? अच्छा, अब जरा देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई डीएम तो निर्वाचन अधिकारी नहीं हो सकता। तो इतने डीएम है, किसको बना दिया जाए? इसका कुछ प्रोटोकॉल होगा, कुछ नियम होगा, तो ध्यान से सुनना, आगे आपके बहुत काम आएगा बेटा। लिखें पैरा चेंज करके, नेक्स्ट पॉइंट बना के, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो थोड़ा सा बेटा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकिए, घबराइए नहीं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के सामने भी बहुत पेपर वर्क होता है, लिखा पढ़ी करना होता है, सब नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है, तो उनका भी एक कार्यालय चाहिए। बोल नहीं रहे बेटा? तो लोकसभा का भी एक कार्यालय होगा और राज्यसभा का भी एक कार्यालय होगा। बड़ी मजेदार बात है कि इसको कार्यालय ना कह के सचिवालय कहा जाता है ना बेटा? तो लोकसभा का जो कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, उसको लोकसभा सचिवालय कहा जाता है, और राज्यसभा का जो कार्यालय होगा उसको राज्यसभा सचिवालय कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर ये सचिवालय है तो इसका कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा। अब ध्यान से सुनना, लोकसभा सचिवालय का बॉस तो स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा। अरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष ही उसका बॉस होता है। जैसे एक सचिवालय का बॉस मंत्री होता है, अधिकारी सचिव होता है, लेकिन बॉस तो सही मायने में मंत्री ही होता है। ऐसे ही लोकसभा सचिवालय का जो बॉस होता है, हेड पर्सन होता है, वो कौन होता है बेटा? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की अधीनता में कार्य करता है। यानी यह कार्यालय किसको मदद करता है? लोकसभा अध्यक्ष को सपोर्ट करता है। लेकिन उसका एक वरिष्ठ अधिकारी तो जरूर होगा ना उस कार्यालय का। तो जो उस कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी होगा उसको महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब तय हो गया कि एक लोकसभा का महासचिव होगा, एक राज्यसभा का महासचिव होगा। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष को मदद करता है, राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा के सभापति को सपोर्ट करता है। भाई, उनको भी तो ऑफिस चाहिए ना बेटा, क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या उत्तर आया नहीं आया, ये सब काम करते हैं। तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में बारी बारी से मतलब क्रमिक रूप से एक बार लोकसभा का महासचिव चुनाव अधिकारी बनेगा, तो एक बार राज्यसभा का महासचिव चुनाव अधिकारी बनेगा। एक बार का मतलब एक एक दिन नहीं,
एक बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो लोकसभा सचिवालय का महासचिव रिटर्निंग अफसर बनेगा, फिर अगले राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो राज्यसभा वाला बनेगा, फिर अगले का जब चुनाव होगा तो लोकसभा, ये अल्टरनेट चलता रहता है बेटा। राष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः, क्रमशः माने बारी बारी से लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी यानी रिटर्निंग अफसर की भूमिका में होते हैं। तो कुछ क्लियर हुआ बेटा? बोल नहीं रहे हैं? ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ा जाए बेटा। 55 तक हो गया है, 56। आर्टिकल 56 इसमें कहा गया है बेटा, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के पद की अवधि का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 56 में। 55 में तो रीति की चर्चा की गई है ना बेटा, बोल नहीं रहे। तो अगली हेडिंग बना लें, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि। क्लियर है बेटा? तो एक चीज बताओ बेटा, सामान्य रूप से हम लोगों को व्यवहार में पता है कि हमारा राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, पता है ना? प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए होता है। तो भैया जी उस किताब में कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा ना, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये 56वें नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन उतना ही नहीं लिखा है जितना व्यवहार में आप समझते हैं। तो क्या लिखा है थोड़ा सा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु वो 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बना रहेगा यदि उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो गया हो। यानी 5 साल के अंदर उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन अगर नहीं हो पाया तो जो भी राष्ट्रपति हो 5 साल के आगे भी अपने पद पे बना रहेगा। इसलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि 5 साल के पूरा होने के पहले ही अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों से बाई द वे अगर इसमें विलंब हो जाए, संभावना बहुत कुछ है बेटा, इतना बड़ा देश है, इसलिए संविधान इसके लिए सतर्क था और उसने कहा था कि किसी भी कारण से बाई द वे अगर विलंब हो जाता है, अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाता है, तो पहले वाला राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक कि उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं हो जाता। क्लियर है? हाँ, इस मध्य वह, यानी इस बीच में वह पद त्याग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ सकता है। तो इस्तीफा देगा, रिजाइन दे, अरे भाई हद हो गई, जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाओगे, नहीं रहेंगे, नहीं मन हो रहा है हमारा, तो उसको इस्तीफा देने का तो, रिजाइन करने का अवसर होगा ना। तो किसको रिजाइन करेगा? कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? सोच लीजिएगा। देखो चल तो सही सलामत रहे थे, मैंने बीच में थोड़ा व्यवधान डाल दिया, अब दिमाग असमंजस में चला गया। कोई असमंजस है? नहीं, उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा तो राष्ट्रपति को संबोधित। ये आपस में सहमत हो गए हैं लोग कि मेरी विदाई होगी तो तू अनुमति देना और तेरी विदाई होगी तो मैं अनुमति दूंगा। ये तो है। क्लियर है बेटा? लिख लें। पदावधि के बारे में बेटा लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिख लिया है 56, लिखें। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बेटा?
5 वर्ष का होगा, है ना। किंतु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा, ब्रैकेट में लिखिए ताकि और क्लियर हो जाए। किंतु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा, ब्रैकेट में 5 वर्ष के उपरांत भी। अब क्लियर हुआ बेटा? वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए। ठीक है बेटा, जब तक कि उसके प्रतिनिधि का निर्वाचन ना हो जाए, 5 साल के आगे भी बना रहेगा। लेकिन इस मध्य वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। क्लियर है बेटा? अथवा उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अथवा उसे किससे बेटा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग को क्या कहते हैं हम लोग? इम्पीचमेंट, है ना बेटा। यानी उसे महाभियोग से उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? हाँ पूछो पूछो। हाँ तो बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, बड़ा गंभीर प्रश्न यार, ये तो बहुत कॉमन सी बात है बेटा। अभी इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है जब आप उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद क्यों है? एक बात ध्यान से सुनना, भारत में उपराष्ट्रपति के पद का कोई काम नहीं है, संविधान में एक काम नहीं लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का क्या काम होगा। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का कोई भी काम है ही नहीं। क्लियर है बेटा? तो फिर क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि जब खाली रहना, खाली क्या रहना, खाली ही रहोगे, कोई काम तो है नहीं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। बोल नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा कहां से लिया है हम लोगों ने? अमेरिका के संविधान से। लिखा होगा उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा हमने कहां से लिया है बेटा? अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो वहां यह व्यवस्था बनाई गई कि बाई द वे राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है। भाई ये नहीं पता था बेटा जब संविधान बना था कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इतना अधिक हो जाएगा। आज तो इतना अधिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कि आप धरती पे कहीं हैं, आप हर जगह हैं। लेकिन ये कई दिन का मामला है बेटा, ये सब होने में अभी हजारों साल तो नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर गौर से देखो तो 15 साल 10 साल हुआ। 2G 3G 5G धमाका जी, ये कई दिन की घटना है बेटा। अब ना आप हर जगह कनेक्टेड हो, हर जगह विद्यमान हो, लेकिन जब संविधान बना था ये सब नहीं था। उस समय की समस्या को ध्यान में रख के बनाया गया था। यदि किन्हीं कारणों से अमेरिका का राष्ट्रपति विद्यमान न हो, विदेशी दौरों पे हो, कहीं गया हुआ हो, तो उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य संभाल लेगा उपराष्ट्रपति। क्लियर है? तो भैया वहां तो समझ में आ रहा था, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति सही में बड़ा ताकतवर है। पता चले गए हैं विदेश दौरे पर, तभी देश पे हो गया परमाणु हमला। अब राष्ट्रपति से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो प्रत्युत्तर कौन देगा? उपराष्ट्रपति प्रत्युत्तर देंगे, जवाब देंगे, परमाणु हमले का आदेश जारी करेंगे।
अब आज के डेट में क्या है बेटा कि आज के डेट में कभी ये लोग नेटवर्क के बाहर ही नहीं होते। मुझे लगता है आपने कभी सुना होगा, एयरफोर्स वन का नाम सुना है? एयरफोर्स वन क्या है बेटा? ये नाम सुना है? तो पहली बात ये समझ लेना कि भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। एयरफोर्स वन का लेना देना भारत से नहीं है, इसका लेना देना अमेरिका से है। अमेरिका का राष्ट्रपति जिस प्लेन से विदेशी दौरा करता है, एरोप्लेन से, उस एरोप्लेन का नाम होता है एयरफोर्स वन। और कहा जाता है कि एयरफोर्स वन जो होता है, यानी एयरफोर्स वन मतलब वो प्लेन, हवाई जहाज, वो दुनिया के सबसे सिक्योर एरोप्लेन में से एक है। और कहा तो ये भी जाता है कि बहुत बड़ा सा प्लेन है बेटा, कभी पिक्चर उक्चर यूट्यूब पे देख लेना, एयरफोर्स बोइंग प्लेन है, बोइंग 747 से बहुत बड़ा जहाज होता है, वो पूरा का पूरा एयरफोर्स वन होता है। और कहते हैं कि उड़ता हुआ किला है, इसके ऊपर किसी मिसाइल मिसाइल का असर नहीं होता। वैसा नहीं है कि नहीं होता होगा, जहाज ही है तो जरूर होता होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा बनाया गया होगा। वो चलता फिरता कार्यालय है राष्ट्रपति, यानी उड़ता हुआ राष्ट्रपति का ऑफिस है। सारा कमांड सेंटर वो अपने हाथ में ही लेके चलता है, हर कमांड उसके पास है। लेकिन ये बेटा तो तब हो पाया ना जब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इतना हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, दुनिया भर की चीजों से वो हमेशा अपने सारे डिवाइसेस और सारे सिक्योरिटी गैजेट से कनेक्टेड रहता है। और आजकल कभी नाम सुना होगा न्यूक्लियर फुटबॉल? आप कुछ नहीं सुनते, ये बड़े दुख की बात है। आजकल बेटा सब चर्चा में आ रहा है। कभी आपने देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब चलता है तो उसके साथ एक आदमी अटैची लेके रहता है। रशिया का राष्ट्रपति जब चलता है कहीं तो आप देखते हैं उसके ठीक 2-4 मीटर की दूरी पे ब्रीफकेस लेके एक आदमी तैनात होता है। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि वो क्या रहता है, क्या वो कपड़ा उपड़ा सब रहता होगा? मैं कहीं कपड़ा उपड़ा खराब हो जाए? अरे भैया तो साथ साथ लेके क्या चलना, सड़क पे कपड़ा बदलेंगे तो कपड़े, हाँ और क्या भाई, तो सड़क पे साथ में लेके चलने का क्या औचित्य है? कपड़े उपड़े रहते हैं उन लोगों के प्लेन में, बढ़िया लगेज रहता है, वो सब नहीं कोई इशू है। वो सिर्फ न्यूक्लियर कमांड सेंटर रहता है। और चूंकि इतनी इमरजेंसी में रहता है कि राष्ट्रपति अगर कहीं चल भी रहा है और उसके देश पे अगर परमाणु हमला हो गया तो वहीं सड़क पे ही आदेश दे देगा। और न्यूक्लियर फुटबॉल, फुटबॉल मतलब वो खेलने वाला फुटबॉल नहीं, उसका नाम है, वो ब्रीफकेस खोला जाएगा, वो एकदम एनी टाइम कनेक्टेड रहता है, वो अपना पासवर्ड वगैरह जो भी उसका है वो एंटर करेगा, फिंगरप्रिंट वगैरह आजकल है, बड़ा सिक्योर है मामला, और उसको वो अनलॉक करेगा। कई मूवी भी तो बनी है, आप उसको देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर वहीं से न्यूक्लियर अटैक का आदेश जारी कर देगा पल भर में, और दनाते हुए मिसाइलें निकल पड़ेंगे। चलो एक और नाम आपसे ले लेते, यहां तक चर्चा हुई तो, डेड हैंड का नाम सुना है? थोड़ा काम किया करो, मेरा यूट्यूब एक चैनल है मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बेटा, तो उस पर भी जाके थोड़ा सा देखो, किया करो। लगभग 250 वीडियो हैं, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जैसे गोल्डन ट्रायंगल क्या है, न्यूक्लियर फुटबॉल क्या है, या डेड हैंड क्या है, इस सब टॉपिक पे मैंने चर्चा किया, और ये सब आज की डेट में है बड़े महत्वपूर्ण। मैंने ये पढ़ाया ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या, वो वीडियो मेरा एक था गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, और अगले ही दिन एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप वीडियो डाले और एक बड़ी रिनाउंड कोचिंग ने टेस्ट लिया, उसमें क्वेश्चन था मेरा सही हो गया। चलो बड़ा अच्छा है भाई, ये सब चीजें तो पूछी ही जाती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा, डेड हैंड क्या है, बहुत जरूरी है। ये रशिया का न्यूक्लियर अटैक सिस्टम है डेड हैंड, और इसीलिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये है कि रूस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोचिएगा मत, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दुश्मन ये कर सकता है अधिक से अधिक कि एक साथ इतने परमाणु बम से हमला करे कि पूरा रूस ही खत्म हो जाए। मुझे लगता है अधिक से अधिक यही किया जा सकता है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? बोल नहीं रहे हो। एक साथ दुश्मन इतने परमाणु बम से हमला करे कि पूरा रशिया ही नष्ट नाबूद हो जाए, ये हो सकता है, लिटरली ये संभव है।
रूस में एक आदमी जिंदा न बचे, अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति वगैरह सब मारे जाएं, ये भी हो सकता है। अब राष्ट्रपति ही मर गए तो आदेश कौन देगा? पूरा कमांड सेंटर ही ध्वस्त हो गया, सारे ऑफिशियल ही मारे गए, सब कुछ मारे गए, तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम का नाम है डेड हैंड। रशिया पे जैसे एटॉमिक अटैक होगा, वो सिस्टम इंतजार करेगा कि जो कमांडर लोग हैं वो आदेश दे रहे हैं कि नहीं। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, ये सिस्टम ऑटोमेटेड है, स्वचालित है, ये खुद ही कमांड ले लेगा और दनाते हुए जितनी मिसाइलें हैं सबको अपने डेस्टिनेशन को रवाना कर देगा। इसीलिए उसे घबराते हैं लोग कि अगर आपने कोई ऐसा अटैक किया जिसमें क्रेमलिन ही खत्म हो जाए, पूरे रूस का राष्ट्रपति ही मारा जाए, पूरा कमांड सेंटर ही ध्वस्त कर दें, फिर भी उसका डेड हैंड जिंदा है। और साइलोज में जितनी मिसाइलें रखी हुई ना बेटा, खुद ही निकलेंगी, और सब ऑलरेडी फीडेड है, किसको कहां कहां जाके गिरना है, सब निर्धारित है। वो मिसाइलें वहीं वहीं जाके अटैक करेंगी। इसीलिए रूस के बारे में अनाप शनाप सोचना खतरे से खेलना है। रूस ने तो अपना डिफेंस सिस्टम वह भी बनाया कि रूस अगर न भी रहेगा तो भी आक्रमण होगा, अटैक होगा। अब वो पानी से होगा, वो समुद्र से होगा, वो स्थल से होगा, कहां से होगा ये रूस जाने, लेकिन बचेगा दुश्मन नहीं, ये तो बिल्कुल तय जाने। इसीलिए रूस के साथ अगर परमाणु युद्ध होगा तो एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें रूस तो नहीं हारेगा, पूरी दुनिया खत्म होगी। इसको डेड हैंड बोला जाता है। तो अभी रशिया ने एक्टिव कर रखा है, मैंने अपने इस सिस्टम को उसने एक्टिवेट कर दिया है। बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं ना रूस के खिलाफ, तो रूस ने अपना वो सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, तभी ये चर्चा में आ गया। वो कोल्ड वार के समय एक्टिवेट किया था, बंद था बीच में, अभी फिर उसने एक्टिवेट कर दिया है। तो कौन हराएगा रूस को भाई? इससे बुरा अटैक तो नहीं कर सकते आप ना, लेकिन वो डेड हैंड तुरंत वेरीफाई करेगा कि क्या हमारे कमांडर जीवित हैं, उनसे वो कमांड लेने की कोशिश करेगा, और जैसे उनको कमांड नहीं मिलेगा वो समझ जाएगा कि सारे लोग मारे गए हैं, वो खुद एक्टिव हो जाएगा, सेल्फ मोड में चला जाएगा और दनादन मिसाइलें निकलने शुरू होंगे। तो ये सब जानना चाहिए ना बेटा। तो अब मुझे बताओ कि अब कौन सा एक सप्लीमेंट की जरूरत है भाई? उस जमाने में अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनाया गया था जिसमें ये सब चीजें नहीं थी। अब तो राष्ट्रपति हमेशा अमेरिका में मौजूद है, चाहे वो अमेरिका में रहे या ना रहे। तो वहीं के, अच्छा, अब वहां के भी उपराष्ट्रपति के जिम्मे कोई काम नहीं है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के जिम्मे भी कोई काम। कौन है उपराष्ट्रपति अमेरिका का? कोई भारतीय महिला कमला हैरिस कोई है? ये है क्या? है? बिल्कुल उपराष्ट्रपति हैं। तो दो हैं बेटा। तो देखो, ऐसा है कि आप कहोगे कि सर अमेरिका से हमको क्या लेना देना है भारत का? नहीं नहीं, क्यों नहीं लेना देना है। दो लोगों का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एक नैन्सी पेलोसी और कमला हैरिस। क्यों नाम याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नैन्सी पेलोसी वहां का जो निम्न सदन है अमेरिका का, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होता है, वैसी अमेरिका की नैन्सी पेलोसी हैं, यानी निम्न सदन की वो अध्यक्ष हैं। वही ताइवान में गई थी और बवाल हो गया। भाई ताइवान की यात्रा नैन्सी पेलोसी ने किया था पिछले वर्ष, तभी तो मामला गर्मा गया है। अब देख रहे हैं, लग रहा है कि लड़ाई हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। कमला हैरिस वहां के उच्च सदन की अध्यक्ष हैं। उच्च सदन माने सीनेट, तो सीनेट के अध्यक्ष हैं, यानी भारत से अगर तुलना करो तो राज्यसभा के सभापति जैसी। तो वहीं से पद कॉपी किया उपराष्ट्रपति का। तो हमारा भी राष्ट्रपति लगभग, उपराष्ट्रपति लगभग वैसा ही है। वो हमारे यहाँ उच्च सदन का अध्यक्ष होता है, इंतजार करता है कि राष्ट्रपति कभी इधर उधर हो। अब जा ही नहीं रही है कहीं, तो क्या करे बेचारा, मन महसूस के रहता है कि 5 साल में कहीं इधर उधर जाए तो एक आध 2 महीना हम भी राष्ट्रपति के रूप में काम कर पाए। कहाँ कर पाता है कोई, सुना है कभी? तो अभी ये नौबत नहीं, और भारत में तो और भी नौबत नहीं है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति अलग नेचर का होता है, हमारा राष्ट्रपति अलग नेचर का होता है।
बेटा, तो राष्ट्रपति के न रहने पे उपराष्ट्रपति भारत को संभाल लेंगे। तो एक बच्चा तो आपसे भी एडवांस पूछा, कहा दोनों न रहे तब सुप्रीम कोर्ट का, फिर बदमाशी की, कहा तीनों न रहे तब। हाँ, एक बच्चे बहुत नालायक प्रकृति के होते हैं, एकाध वो एकदम पीछे पड़े रहते हैं कि ना ना आखिरी एकदम सीमा तक चलेंगे। यानी ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दुर्घटनावश एक साथ गायब हो जाए तो फिर राष्ट्रपति की भूमिका में कौन होगा? होगा तो जरूर, क्योंकि कुछ पद हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कभी खाली नहीं रहेंगे, कभी 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 नहीं। जैसे राष्ट्रपति का पद। ये देश राष्ट्रपति के बिना एक सेकंड नहीं रहेगा। ये देश प्रधानमंत्री के बिना एक पल नहीं रह सकता। ये देश लोकसभा अध्यक्ष के बिना एक पल नहीं रहेगा। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दें, सरकार गिर जाए, तो भी इस देश में प्रधानमंत्री रहेगा। वो भले ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही हो, लेकिन रहेगा जरूर, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल रहा। जैसे मंच पे आप देखते एक माइक लगा होता है ना? तो आप किसी नेता का भाषण सुनने गए हैं, मंच पे खाली माइक रखा हुआ है, बोलने वाला नेता नदारत है, तो बेमतलब है। बोलने वाला नेता उपस्थित है और माइक नहीं है तो भी बेमतलब है। वो 10 लाख की भीड़ को संबोधित नहीं कर सकता। इसलिए एनी टाइम दोनों होना चाहिए। क्या? माइक भी होना चाहिए और बोलने वाला होना चाहिए। राष्ट्रपति है माइक और प्रधानमंत्री है बोलने वाला, है ना? प्रधानमंत्री बोलेगा और माइक जोर से चिल्ला के बता देगा। इस देश में इसीलिए एनी टाइम इन दोनों की आवश्यकता है। कभी भी देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो सकती, कभी भी देश पे हमला हो सकता है, इसलिए दोनों हमेशा बने रहेंगे बेटा। क्लियर है? अब इनकी अनुपस्थिति में, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, क्लियर है बेटा, वह भी न रहे, तो उससे छोटा न्यायाधीश। अब ये प्रक्रिया लास्ट तक चलेगी। अब बहुत ढेर सारे जज होते हैं, तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि काम चलेगा जरूर, काम बाधित नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? ये सब तो हर बच्चे जानते हैं बेटा, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्लियर है? हाँ, 5 वर्ष की अवधि के पहले महाभियोग से भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो भी जोड़ लें। हाँ, इस अवधि के मध्य उसे महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। लिख लिया था? वेरी गुड। महाभियोग से भी उसे हटाया जा सकता है। अब घबराइएगा नहीं बेटा कि महाभियोग हम आपको पढ़ाएंगे और विस्तार से बात करेंगे। महाभियोग का वर्णन है आर्टिकल 61 में, तो अनुच्छेद 61 आने दो, हम महाभियोग की चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग 56 पे हैं बेटा, आर्टिकल 57। कौन सा बेटा? 57, 57। इसमें भी कुछ लिखा होगा, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। देख लें, हेडिंग बना लें, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो ये क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको भी समझिए। क्या है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन? 2 चीजें, इसमें थोड़ा सा गतिरोध है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। पहला, कि संविधान क्या कहता है, दूसरा व्यवहार क्या कहता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको जरा समझिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत में चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति हो सकता है, यानी उसके पुनर्निर्वाचन में कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में है,
अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं हो सकता, उनके संविधान में ऐसा लिखा है। इसके अपवाद खाली एक थे, अब्राहम लिंकन। क्योंकि देखो कुछ पर्सनालिटी बहुत फेमस हो जाते हैं। अब अब्राहम लिंकन अगर मरे ना होते, भाई आपको पता है अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। अगर अब्राहम लिंकन का मर्डर नहीं हुआ होता तो फिर वो चुनाव जीतते। वो इतने पॉपुलर थे कि उनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं था। वो तो उनकी हत्या हो गई भाई, किसी ने मार दिया उनको। अमेरिका के सारे राष्ट्रपति मारे ही गए हैं। लो, एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं और बड़ी दुखद भी बात है कि मोस्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है। जिन राष्ट्रपतियों की हत्या नहीं हुई है उनका नाम मुझे याद है, क्योंकि वो संख्या भी हाल की है। मर्डर से बचने वालों में राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन, जिनके ऊपर गोलियां चली थी, गोलियां लगी थी, बच गए। उसके बाद अगर कहें तो सीनियर बुश, जूनियर बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन अभी बचे हुए हैं। तो ये इसके पहले जितने राष्ट्रपति रहे हैं सब मारे गए। जेफरसन मारे गए, केनेडी मारे गए, निक्सन मारे गए, अब्राहम लिंकन मारे गए, बचा कौन? सभी मारे गए। और कौन मारा? अमेरिकन ने मारा, कोई और नहीं मारा। जैक्सन मारे गए, सब मारे गए। तो खैर, वहां की परंपरा, अमेरिकन को बधाई हो भाई, वो अपने राष्ट्रपति को मार डालते हैं। तभी से राष्ट्रपति की सुरक्षा बड़ी कठोर की गई है अमेरिका के राष्ट्रपति को। अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। 12 तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि वो उनकी प्रणाली है, हमारी प्रणाली अलग है। लिंकन के बाद उन्होंने अपना संविधान संशोधन किया और ये कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति अमेरिका का 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं हो सकता। भारत में आइए, आर्टिकल 5(7) में लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति हो सकता है, यानी पुनर्निर्वाचित हो सकता है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसमें एक बवाल किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो जरा सुन लो, जानना आपको बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कद था, जो हैसियत थी, वो किसी से कम थी। वो भी बहुत पॉपुलर लीडर थे भारत के। और ये भी तय था कि राजेंद्र प्रसाद जब तक जिंदा रहते तब तक तो राष्ट्रपति रहते। और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ रहे थे। तो हुआ क्या कि पब्लिक भाषण दे रहे थे, पब्लिक मतलब जनता को कहीं संबोधित कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी पब्लिक संबोधन में इन्होंने एक शब्द बोल दिया कि भारत में किसी व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चाहिए बोला गया, नहीं लड़ना चाहिए। संविधान भले कह रहा है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद की बात लग गई और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तब से यह परंपरा ही बन गई कि अब कोई भारत में 2 से अधिक बार राष्ट्रपति के चुनाव की सोचता ही नहीं, जबकि संविधान इसके लिए खामोश है, चुप है। लिख लो, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार, एक से अधिक बार माने चाहे जितनी बार, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति हो सकता है। क्लियर है बेटा? इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये क्लियर हो गया? हाँ, परंतु व्यवहार में, ये लिख लो, परंतु व्यवहार में 2 से अधिक बार परंतु व्यवहार में 2 से अधिक बार राष्ट्रपति न बनने की परंपरा हो गई है।
ठीक है बेटा। एक छोटा सा अनुच्छेद और है बेटा, उसको भी निपटा लें। दो अनुच्छेद एक साथ लिखिए, आर्टिकल 58 और 59, 58 और 59। राष्ट्रपति के पद की अर्हता, अर्हता माने योग्यता व शर्तें। ये क्या है बेटा? अरे भाई पढ़ा है आपने ना कि उसकी उम्र, हाँ हाँ ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बोले बेटा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की चीजें बताई गई है ना, यही 58 और 59 में बताई गई। ठीक है बेटा, तो आज यही समाप्त करते हैं, अभी आ रहे हैं।